स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी जिसका नाम है सामने वाली खिड़की। इतिहास की किताबों में दर्ज है कि इंसान ने लाखों साल पहले मकानों में रहना सीखा। उसने चट्टानों को काटकर जगह बनाई और फिर उनमें दरवाजे बना दिए ताकि दिन भर भटकने के बाद वो शाम को घर लौट सके। लेकिन इतिहास की पहली खिड़की कब बनी ये हमें नहीं पता। वो कौन था जिसने पहली बार सोचा कि दरवाजों से घर का रिश्ता तो जरूरत का रिश्ता है, लेकिन एक खिड़की भी होनी चाहिए जिसका रिश्ता धूप से हो, सावन से हो, नीले आसमान के एक टुकड़े से हो, पड़ोसियों से हो। ऐसी ही एक खिड़की थी वो शहर के बीचों बीच बलखाती तंग गली में, उस पुराने से मकान में जहां अकेले रहते थे प्रभात चौधरी। 60 के आसपास की उम्र थी प्रभात साहब की। बच्चे नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहरों में रहते थे और पत्नी की मौत के बाद उस 2 कमरे के मकान में वो और दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें ही एक दूसरे से बातें करते थे। किनारे से छत पर जाती हुई सीढ़ियां थीं जिन पर महीनों से कोई नहीं चढ़ा था। बेडरूम से लगा हुआ एक बाथरूम और 2 स्लैब वाला किचन था। सर आज क्या खाएंगे? आलू परवल बना दूं? एक शख्स खाना बनाकर चला जाता, दूसरा घर की सफाई कर जाता, तीसरा कपड़े धोकर चला जाता और चौथा राशन रख जाता। ये इंतजाम फोन पर प्रभात साहब के बेटे जो थे लव और कुश वो किया करते थे। लेकिन उस घर में जहां हर चीज बिल्कुल तय जगह पर थी, प्रभात साहब के लिए दिन काटने का जरिया बस वो एक खिड़की ही थी जिससे वो नीचे गली में झांकते। कुछ तय समय पर आती रोज की आवाजें, कुछ नई आहटें, आते जाते लोग, तार में उलझी पतंग छुड़ाते बच्चे, आसमान में लकीर छोड़ता एक हवाई जहाज, और फिर दिन खत्म हो जाता। लेकिन इन सब के बीच प्रभात साहब के मुस्कुराने की गिनी चुनी वजहों में से एक थी वो ठीक सामने वाले मकान की एक खिड़की। धूप से हल्के पड़ चुके हरे फ्रेम में जड़े कांच वाले छोटे छोटे 2 पट, जिनमें पिछले 20 सालों में न जाने कितने चेहरे आए और चले गए। वो खिड़की प्रभात साहब को तस्वीर का खाली फ्रेम रखती थी जिसमें हर 3-4 साल में किराएदारों की तस्वीरें बदल दी जाती थी। जब प्रभात साहब की शादी हुई तब उस मकान में बादल साहब रहते थे। फिर कोई सालों के बाद द्विवेदी जी का परिवार रहने आया। सालों के बाद वो चले गए तो फिर कुरैशी साहब आ गए और उनके जाने के बाद अरसे तक वो पीली ईंटों वाला घर खाली रहा। अनगिनत कहानियां, बेशुमार यादें थीं सामने वाले घर उस खिड़की से जुड़ी हुई। लेकिन उस खिड़की से प्रभात साहब का सबसे खूबसूरत रिश्ता 4 महीने पहले शुरू हुआ, जब नए किराएदार उस घर में आए। पति पत्नी और एक 13-14 साल की प्यारी सी बच्ची थी नैन्सी। वो नैन्सी जिसकी खिड़की से झांकती प्यारी सी मुस्कुराहट प्रभात जी को सर्दियों की धूप जैसी लगती थी। सामने वाली इमारत में 50 खिड़कियां थीं। वो बुजुर्ग इमारत अपनी 50 आंखों से प्रभात साहब को देखती थी। लेकिन उन तमाम झरोखों में सिर्फ एक ही खिड़की थी जो उन्हें देखकर हाथ भी हिलाती थी। हेलो। नैन्सी मुस्कुराते हुए प्रभात जी की तरफ इशारा करती तो वो भी जवाबी हेलो करते। नैन्सी और प्रभात साहब की दोस्ती महीनों पुरानी थी। एक ऐसी दोस्ती जिसमें सारे संवाद इशारे से होते थे। नैन्सी ज्यादातर उसी कमरे में रहती थी। वो बीमार थी। उसे लंग्स की कोई गंभीर बीमारी थी। एक ट्रांसपेरेंट सा पाइप उसकी नाक में लगा था जिसका दूसरा सिरा छोटे से सिलेंडर तक आता था, जिसे वो पहियों वाली ट्रॉली में रखे रहती थी। दोनों अपनी अपनी खिड़कियों से एक दूसरे की थमी हुई दुनिया में झांकते। प्रभात साहब को ठीक ठीक पता होता था कि कितने बजे नैन्सी का डॉक्टर चेकअप के लिए आएगा, कितने बजे उसकी होम स्कूलिंग वाली टीचर आएगी, कब बालकनी की धूप में उसके घुंघराले बालों में मां तेल लगाएगी। कैसा रहा? प्रभात जी डॉक्टर के सेशन के बाद इशारे से पूछते
तो वो कलाई घड़ी की तरफ इशारा करके शरारत में नाव में सर हिलाती, यानी कहती वक्त नहीं है मेरे पास। प्रभात साहब थप्पड़ दिखाते। सुबह की धूप जब प्रभात जी की खिड़की पर पड़ती तो वो उंगली की परछाइयों से आकृतियां बनाकर उसे दिखाते। बूढ़ा आदमी, बिल्ली, मछली और जाने क्या क्या। वो मुस्कुराती, फिर 1 मिनट रुकिए का इशारा करके अंदर चली जाती और लौटती तो हाथ में एक रंगीन कागज होता। प्रभात साहब उसे कागज की चिड़िया बनाना सिखाते थे, जो वो कई कोशिशों के बाद भी सीख नहीं पाई थी। अरे ऐसे नहीं, ऐसे मुड़ो, ये वाला साइड। वो खिड़की से अपना कागज दिखाकर बुदबुदाते और नैन्सी वैसे ही करती। 2 खिड़कियों पर मौजूद 4 आंखें कभी कभार कुछ भी नहीं कहती थी, दूरियों से बस एक दूसरे के साथ खड़ी रहती थी। प्रभात साहब का सगा पोता सैंडी फोन पर उनसे बात करते हुए हिचकिचाता था। नए जमाने में साल की 2 मुलाकातों और फोन पर निभाए जाने वाले रिश्तों में वो गर्माहट कहाँ है। हेलो सैंडी, क्या कर रहे हो बेटा? वो पूछते तो दूसरी तरफ से झिझकती हुई आवाज आती, कुछ नहीं दादा, बस खेल रहा था। पीछे से सैंडी की मम्मी की आवाज आती, पूछो दादा आप कैसे हैं, बोलो आई मिस यू दादा, बोलो। वो अजनबियत से दोहराता, फिर अचानक बेटे की आवाज आती, पापा किसी का कॉल आ रहा है, मैं करता हूँ थोड़ी देर में। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ओके। फोन रखने के बाद प्रभात साहब देर तक फोन हाथ में लिए घर को देखते रहते। यही घर कभी कितनी मुस्कुराहटों से गूंजता था। तीज त्योहारों में बीच फर्श पर रंगोली बनती थी, पत्नी दीवारों पर लाल स्वास्तिक बनाती थी, बच्चे दिवाली की अगली सुबह छत पर पिघली हुई मोमबत्ती का मोम उंगली से छुड़ाते थे। होली पर सटे हुए घरों की खिड़कियों से लोग नीचे गुजरती टोली पर रंग फेंकते थे। बरामदे की दीवारों पर पूरे साल की यादें धब्बे बनकर नक्श हो जाती थी। अब तो हर साल पुताई तक दीवारें साफ रहती हैं, न फर्श पर निशान है, न कहीं कुछ टूट फूट। वो एक खिड़की ही थी जिस पर एक मासूम चेहरा प्रभात जी की जिंदगी में रंग भरता था। लेकिन एक सुबह उन्होंने देखा कि कुछ कारीगर उस खिड़की की नाप ले रहे हैं। शायद वो खिड़की बंद की जा रही थी। सफर की शुरुआत पर घर से निकलते ही दरवाजे भुला दिए जाते हैं, लेकिन मोड़ पर पहुंचते ही फिर भी हम पलट कर देखते हैं, क्योंकि हमें खिड़कियां याद रहती हैं। हमें याद रहता है कि कोई खिड़की से हमें जाता हुआ देख रहा होगा, इस उम्मीद से कि हम लौट आएंगे। लेकिन उस बंद होती खिड़की से झांकती 2 आंखें प्रभात जी को यूं देख रही थीं जैसे अब वो कभी नहीं लौटेंगे। प्रभात जी के लिए उस खिड़की के बंद होने का मतलब था अतीत से बहकर वर्तमान तक आती किसी नदी का पट जाना, उन अनगिनत चेहरों की धूमिल स्मृतियों का खत्म हो जाना जिन्हें उन्होंने उस खिड़की में देखा था। बादल साहब का मुस्कुराता चेहरा, कुरैशी साहब का अक्सर का आदाब, त्रिवेदी साहब का चीख कर मैच का स्कोर पूछना और नैन्सी की हंसी, वो सब कुछ 2 खिड़कियों के बीच किसी पुल की तरह जिंदा था। लेकिन अब उस पुल के टूटने का वक्त आ गया था। एक दोपहर दरवाजे की घंटी पर प्रभात जी ने दरवाजा खोला तो सामने एक जाना पहचाना सा शख्स खड़ा था। वो नैन्सी के पिता थे। देखा था प्रभात जी ने उन्हें अक्सर बालकनी पर आते हुए, नैन्सी से बातें करते हुए और उनके घर के बगल वाली खिड़की पर खड़े मेहता साहब से बातें करते हुए। जी कहिए। नमस्ते, मेरा नाम शेखर, यहीं आपके सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ। वो सोसाइटी एग्रीमेंट होना है असल में। आई नीड 2 नॉमिनीज, तो एक का तो इंतज़ाम मैंने कर लिया है, लेकिन मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ। तो शेखर कागज़ दिखाते हुए बोले।
प्रभात जी ने उन्हें अंदर बुलाया और कागज पर दस्तखत किया, साथ ही अपने आईडी प्रूफ की कॉपी भी उन्हें दे दी। वो देखिए, वो मेरा घर दिख रहा है और वो मेरी बेटी नैन्सी का कमरा है। शेखर ने खिड़की से बाहर अपना घर दिखाते हुए कहा। बोले कि वो भी किसी और शहर से यहाँ नौकरी की मजबूरी में आए हैं। उन्होंने बताया, नैन्सी अपने दादाजी को बहुत मिस करती है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। उन्होंने चाय की प्याली रखते हुए कहा। प्रभात जी की आंखों में नमी चमकने लगी। अब समझ आ रहा था कि नैन्सी उनमें किसे देखती है। जी, तो ये खिड़की आप बंद करने वाले हैं क्या? प्रभात जी ने झिझकते हुए पूछा तो वो बोले, जी बंद करवा रहा हूँ। यहाँ पर ना नैन्सी के लिए एक बुक शेल्फ बनेगी। स्कूल नहीं जा पाती है वो, तो सोचा कि यही इंतज़ाम करवाना है। हाँ, लेकिन वो बाहर की हवा और धूप वो भी तो, हाँ वो भी ज़रूरी तो है, लेकिन अब क्या करें, छोटा घर है तो थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। शेखर जी ने कहा तो प्रभात जी के मन में कई आवाज़ें एक साथ उठने लगी। दिल किया कि उनसे गुजारिश करें, लेकिन कांपते होठों से बस इतना ही निकल सका, जी ठीक है। प्रभात साहब के मकान में सब कुछ कितना व्यवस्थित था। जूते अपनी जगह पर, कुर्सियां आधी मेज के अंदर, चादर बिस्तर के कोनों से बिल्कुल बराबर अंदर दबी हुई, कंबल पैतियाने और कलम साइड के टेबल पर कलमदान में। लेकिन इस अनुशासन से उन्हें कोफ्त थी। वो चाहते थे कि घर पहले की तरह बिखरा रहे। कोई डाइनिंग टेबल से उठे तो कुर्सी बिना खिसकाए छोड़ दे। किसी शाम की हड़बड़ाई ठोकर से किसी का एक जूता उलट जाए। कोई कमीज खूंटी से गिरकर देर तक पड़ी रहे। रसोई में बर्तन टूटने की आवाज से सोता हुआ घर चौंक जाए। इन्हीं छोटी छोटी घटनाओं से तो मकान घर बनते हैं। उस बोझिल और उबाऊ अनुशासन को तोड़ने वाली वो एक खिड़की ही थी, जिसके बंद होने की मियाद शुरू हो गई थी। खिड़की पर अब भी उन्हें पिंक फ्रॉक पहने नैन्सी एक कागज लेकर खड़ी दिखाई देती थी। वो कागज मोड़कर वही चिड़िया बनाते हुए इशारा करती, देखिए सीख ली मैंने। प्रभात साहब की नजरें डबडबा जाती। दुनिया की हर वो साधारण से साधारण चीज जो हम आखिरी बार देखते हैं, देखने लायक होती है, चाहे वो कुछ भी हो। पहाड़, बस का कोई मुसाफिर, गुजरती हुई रेल, या फिर सामने वाली एक खिड़की का उदास चेहरा। देखा जाए तो एक दूसरे से सटे हुए मकानों की वो बस एक आम खिड़की थी, जिसके बंद हो जाने से दुनिया में कहीं कुछ बदलना नहीं था, सिवाय उन दो आंखों के लिए जो एक दूसरे के खालीपन का सहारा थी। नैन्सी और प्रभात साहब खिड़की पर अब भी आते थे, लेकिन अब न कोई इशारा होता, न कोई किसी से कुछ कहता। धूप इस मकान से फिसलते हुए उस मकान तक जाती और दिन खत्म हो जाता। हाँ संभाल कर, देखो उधर से पकड़ो, नीचे खींचो खींचो खींचो। एक रोज खिड़की का वो फ्रेम निकाला जा रहा था। प्रभात साहब अपनी खिड़की से वो नजारा देख रहे थे। जिंदगी ने उनसे जो कुछ भी छीना था, उसकी फेहरिस्त में ये खिड़की भी शामिल हो गई थी। हथौड़ों की हर चोट पर यादें मिट्टी और धूल बनकर नीचे गिर रही थी। कुछ देर में दीवार में एक बड़ा सा छेद हो गया। प्रभात साहब हाथ पीछे बांधे उस मंजर को देखते रहे और फिर उन्होंने अपनी खिड़की के पट बंद कर लिए। घर में सुबह की तिरछी धूप और शाम की आवाजों का रास्ता बंद हो गया था। पूरे घर की लाइट जलती, लेकिन फिर भी घर में एक अंधेरा सांस लेता था। एक अरसे बाद प्रभात साहब की आंखों के किनारों से आंसू लुढ़ककर गालों की झुर्रियों में जज्ब होने लगे। एक नजर उन्होंने अपने सजे हुए घर को गौर से देखा, फिर ऊंची छत के घुमावदार कंगूरे, वो मजबूत दीवारें, वो चौखानों में बटा हुआ सफेद फर्श, सब कुछ वो देखते रहे और फिर गुस्से में फूलती सांसों के साथ उठे और पूरे घर की हर चीज को बिखरा दिया।
एक सन्नाटे में कई सन्नाटे होते हैं, एक अंधेरे में कई अंधेरे, और एक दुख कई दुखों से मिलकर बनता है। जैसे प्रभात साहब के मन में भी दुख के कई कमरे थे और उनमें गुजरे दौर की यादों की धूल खाई हुई कई गठरियां थीं। इन गठरियों में एक नई गठरी भी शामिल हो गई थी। कभी कभार बाहर जाने वाले प्रभात साहब ने खुद को घर में बंद कर लिया था। रोशनदान के सीखचों से 8 खानों से कट कर आती धूप के अलावा उस घर का बाहर की दुनिया से कोई रिश्ता बाकी नहीं था। हेलो पापा। हेलो पापा, ठीक है आप? बहुत दिन से फोन नहीं किया आपने, तो सोचा। अच्छा, तबीयत ठीक है आपकी? प्रभात साहब के बेटे ने फोन पर प्रभात जी से पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान मत हो। नहीं, कहिए तो डॉक्टर अस्थाना को भेज दूं। बेटे ने फिर से कहा तो प्रभात साहब ने मना किया और आहिस्ता से झिझकते हुए बोले, बेटा, डॉक्टर की जरूरत नहीं है मुझे तुम लोगों की जरूरत है। हो सके तो कुछ दिन के लिए आ जाओ, अगर बहुत नुकसान ना हो तो। कितनी पीड़ा, कितनी बेचैनी और कितनी बेचारगी थी प्रभात साहब की आवाज में। जिंदगी की धूप में हम साए की तलाश में लंबी यात्राएं करते हैं और उन यात्राओं के अंत तक हमारे सर से वो साए खो जाते हैं जो सफर के पहले कदम में हमारे साथ होते हैं। इस कमरे से उस कमरे तक बेवजह चलते हुए प्रभात साहब ने कई बार हिम्मत की कि वो बंद खिड़की दोबारा खोल दें, लेकिन नहीं खोल पाए। खिड़की में चुनी हुई वो नई नई दीवार देखकर वो और उदास नहीं होना चाहते थे। फोन पर अपने पोते सैंडी से बात करते हुए उन्हें नैन्सी की याद आ जाती थी। कौन थी वो? कोई भी नहीं, लेकिन रिश्तों के लिए मुलाकातें नहीं गिनी जाती, वो तो बन जाते हैं। उसका मुस्कुराता चेहरा देर तक आंखों में झिलमिलाता रहता था। तबीयत की फिक्र भी होती थी। दुख उस घर की एक दीवार पर घड़ी बनकर दिन में 2 चक्कर लगाता था। इस बीच खिड़की पर ना दिखने की वजह से प्रभात जी के पास मोहल्ले के कई लोगों का फोन भी आया। कहाँ हैं आप? दिखते नहीं आजकल भाई साहब। अच्छा, नहीं, कोई जरूरत हो तो बताइएगा। हाँ, प्रभात साहब का मन बाहर जाने का होता ही नहीं था। टीवी पर चैनल बदल बदल कर, अखबारों को बार बार पढ़कर और पौधों में दोबारा पानी डालकर वो वक्त को धोखा देने की कोशिश करते थे। लेकिन एक शाम जब उनका मोबाइल बजा तो नंबर नया था। देखकर जरा चौंके। हेलो, कौन? उन्होंने पूछा तो दूसरी तरफ से हड़बड़ाई आवाज आई। मैं शेखर बोल रहा हूँ सर, नैन्सी का फादर। आपके घर आया था ना उस दिन वो डॉक्यूमेंट साइन कराने। प्लीज आप जल्दी से घर आ जाइए, इट्स वेरी अर्जेंट। सुनिए पूरी कहानी स्टोरी बॉक्स में आज तक रेडियो या अपने फेवरेट ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई, विंक म्यूजिक, गूगल पॉडकास्ट और एप्पल पॉडकास्ट पर।